नमस्कार दोस्तों, सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं नरेंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी कौन सा पढ़ रहे थे साहब? कालीबंगा के अंदर हम क्या प्राग हड़प्पा स्तर को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या विकसित कालीबंगा। विकसित कालीबंगा के अंदर नगर नियोजन किस प्रकार का था, वहां की सड़कें किस प्रकार की थी, यहाँ पर लोग किस तरीके से निवास कर रहे थे, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, समाधान कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में आज के आपसे मैं डिस्कस करूँ। तो चलें हमारे सेगमेंट के ऊपर और बातें करते हैं सेगमेंट। तो सुनना, हम बातें कर रहे थे किसकी? विकसित कालीबंगा। विकसित कालीबंगा, ठीक है ना। बात कर रहे थे हम विकसित कालीबंगा की, तो विकसित कालीबंगा के बारे में आपको डिस्कस करूँ। सुनना कि विकसित कालीबंगा में हमें क्या मिलेगा? दो टीले प्राप्त हुए। एक टीले को तो हम कह रहे हैं पश्चिमी टीला, और एक टीले को कह रहे हैं क्या? पूर्वी टीला। यानी कि यहाँ इन टीलों के माध्यम से यहाँ जो वर्ग निवास कर रहा है उस वर्ग को डिफाइन किया गया। एक जगह क्या सार्वजनिक हित की इमारतें मिल रही है, तो दूसरी तरफ क्या मिल रहा है कि साहब निचला शहर मिल रहा है जहाँ सामान्य जन निवास कर रहे हैं। तो देखते हैं, सुनना। ये जो मुझे टीला प्राप्त हो रहा है, इस टीले को नाम दे रहा हूं मैं कौन सा? पश्चिमी टीला है। कौन सा टीला नाम दे रहा हूं? पश्चिमी टीला नाम दे रहा हूं। या फिर इसको कह सकता हूं मैं गढ़ी, या फिर कह सकता हूं इसको कोट, या फिर कह सकता हूं इसको साफ क्या कि यहाँ पर सार्वजनिक हित की क्या है? इमारत। या फिर कह सकता हूं कि सर यहाँ जो पश्चिमी टीला, इस टीले के अंदर मुझे प्राप्त क्या हो रहा है कि इस टीले से क्या है कि एक पैसे वाले लोगों का क्या मिल रहा है कि निवास स्थान। अगर मैं बात करूं किसकी साहब? पूर्वी टीले की, तो पूर्वी टीले को कह रहा हूं मैं निचला शहर। यहाँ पर क्या कि सामान्य लोगों का क्या बताया गया? सब निवास स्थान बताया गया। ठीक है, तो बात करूं, देखो सुनना। इस टीले को नाम दे रहा हूं मैं क्या? पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। या फिर नाम दे रहा हूं उसको कौन सा? गढ़ी। या फिर कह रहा हूं इसे मैं क्या? कोट। या तो पश्चिमी टीला कह रहा हूं, या गढ़ी कह रहा हूं, या फिर क्या कह रहा हूं इसे मैं? कोट कह रहा हूं। ये कौन सा टीला है? कैसा? पश्चिमी टीला। ठीक है ना। यहां से क्या है? सार्वजनिक महत्व की, सार्वजनिक महत्व की क्या है? इमारतें प्राप्त हुई है। सार्वजनिक महत्व की क्या है मेरे पास? यहाँ से इमारतें प्राप्त हुई। ठीक है ना। अब ये दूसरा टीला है, इस टीले को नाम दे रहा हूं मैं क्या? पूर्वी टीला, या फिर निचला शहर, या फिर सामान्य जनों का निवास स्थान। तो इस टीले को नाम दे दिया हमने पूर्वी टीला, या कह दिया इसको मैंने क्या? निचला शहर, निचला शहर। या फिर इसको नाम दे दिया मैंने क्या? सामान्य जन का निवास। सामान्य जन का क्या? निवास कह दिया किसको मैंने? पूर्वी टीले। अब सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो भी नगर नियोजन था, जो नगर प्राप्त हो रहे हैं, उन नगरों को क्या कि सुरक्षा प्राचीर के द्वारा घिरा हुआ है। लेकिन कालीबंगा के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। कालीबंगा के अंदर क्या हो रहा है कि इन जो अलग अलग जो टीले प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर दीवार से क्या हुआ है? सब घिरा गया है। तो बातें करूंगा, आगे सुनना।
कि मैंने इनको क्या है कि अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या है इनको घेरा हुआ है। सुनना, देखो दोनों टीलों को किससे के साथ अलग अलग सुरक्षा प्राचीर दीवार से क्या गया, घेरा गया। दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। प्राचीर से घेरा गया। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या गया, इनको घेरा गया दोनों टीलों को। अगर मैं बात करूं साहब के पश्चिमी टीले के अंदर, के पश्चिमी टीले के अंदर मुझे क्या प्राप्त हो गई, विभाजक दीवार प्राप्त हो गई। ये विभाजक दीवार इस पश्चिमी टीले को दो भागों में विभाजित करने का कार्य कर रही है। अब ये जो विभाजक दीवार ये दो भागों में विभाजित कर रही है, तो एक भाग तो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, उत्तरी भाग, और दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा साहब, दक्षिणी भाग। ये जो उत्तरी भाग जो मुझे प्राप्त हो रहा है, यहां से उत्तरी भाग से मुझे सम्राट वर्ग के निवास के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, या फिर कह सकता हूं इलिटेड वर्ग के क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्या रहने के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो। क्योंकि जो सार्वजनिक हित की इमारतें मिल रही है वो मिल कहां से रही है, कि सार्वजनिक हित की इमारतें मिल रही है मुझे किससे, पश्चिमी टीले से प्राप्त हो रही है। सुनना, यहां से प्राप्त हुई मुझे साहब एक विभाजक दीवार, क्या प्राप्त हो रही है सब, विभाजक दीवार प्राप्त हुई। और ये विभाजक दीवार पश्चिमी टीले को किस भाग के दो भागों में बांट रही है। एक भाग को तो मैंने नाम दे दिया उत्तरी, और एक भाग को नाम दे दिया मैंने क्या, दक्षिणी। ठीक है ना, एक भाग तो मेरे पास कौन सा आ जाता है, उत्तरी भाग, और एक भाग मेरे पास आ जाता है कौन सा, दक्षिणी भाग। ठीक है ना, एक भाग मेरे पास कौन सा आया, उत्तरी भाग आया, उसको उत्तरी भाग कह दिया, इसको क्या बोल दिया, दक्षिणी। उत्तरी वाले भाग के अंदर कौन निवास कर रहा है, कि सब उत्तरी भाग के अंदर निवास कर रहा है सम्राट वर्ग। सम्राट वर्ग क्या कर रहा है, यहाँ निवास कर रहा है, किस भाग के अंदर के, उत्तरी भाग के अंदर निवास कर रहा है। अगर मैं बात करूं किसकी, दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग से मुझे प्राप्त हो रहे हैं 5 से 6 टीले, या फिर 5 से 6 चबूतरे प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से, के साथ 5 से 6 चबूतरे प्राप्त हो रहे हैं मुझे यहाँ। इन 5 से 6 चबूतरों में एक चबूतरे से, एक चबूतरे से प्राप्त हो रहा है मुझे क्या, के साथ एक चबूतरे से अग्नि वेदिका। पहली बात तो ये लिख देता हूं, 5 से 6 चबूतरे क्या हो रहे हैं, प्राप्त हुए, किससे, के साथ दक्षिणी वाले भाग। ये इन 5 से 6 चबूतरों में एक चबूतरे से अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका प्लस कुआं प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, कुआं प्राप्त। अगली मैं बात करूंगा साहब, यहां से
एक चबूतरे से एक चबूतरे से 7 अग्नि वेदिका, 7 क्या प्राप्त हुई? अग्नि वेदिका प्राप्त हुई, जिससे अनुमान लगा रहे हैं कि ये लोग सामूहिक क्या करते हैं कि साहब अनुष्ठानिक कार्यक्रम करते होंगे, जिसमें किसकी के अग्नि वेदिकाओं को क्या पड़ती होगी? आवश्यकता पड़ती होगी। क्योंकि जो अग्नि वेदिका जो हमें प्राप्त हो रही है उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये अग्नि वेदिकाओं का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए अग्नि वेदिकाओं को क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मेरे पास दक्षिणी क्या ये टीला या पश्चिमी टीला है, इसको गढ़िया कोट में कह रहा हूं, उसके क्या नीचे मुझे प्राप्त हुए हैं तो क्या आरक्षक कक्ष प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? आरक्षक कक्ष। आरक्षक कक्ष का मतलब है कि गार्ड रूम प्राप्त हो। आज कोई भी सोसाइटी देख लो, सोसाइटी के चारों तरफ क्या मिलती है? हमें दीवार मिलती है, और दीवार मिलने के साथ गेट मिलता है, और गेट पे क्या मिलेगा? साथ गार्ड रूम मिलता है। तो यहां भी कालीबंगा सभ्यता के अंदर पश्चिमी जो टीला है वहां से हमें क्या प्राप्त हुए? साहब 2 आरक्षक कक्ष प्राप्त हुए, जिनको मैं क्या नाम दे रहा हूं? साहब गार्ड रूम। क्या थे वो? गार्ड रूम थे। तो यहां से आगे बात करूं, 2 आरक्षक आरक्षक कक्ष प्राप्त हुए। कक्ष के साक्ष्य कहां से? कैसा? विकसित कालीबंगा। किससे प्राप्त हो रहे हैं? विकसित कालीबंगा। किसके? आरक्षक कक्ष मिल रहे हैं किससे? के विकसित कालीबंगा से, जिनको मैं क्या दे रहा हूं? गार्ड रूम। क्या नाम दे दिया ना तुम्हें? गार्ड रूम नाम। ठीक है ना। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सी के साथ? कालीबंगा सभ्यता। अब इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर मैं नगर नियोजन के अंदर सड़कों की बात करूं, किसकी बात करूं? सड़कों की। तो साहब सड़कें कैसी थी? कि सड़कें थी समकोण पर काटती हुई। कैसी सड़कें प्राप्त हो रही हैं? समकोण पर काटती हुई मुझे क्या प्राप्त हो रही है? सड़कें प्राप्त हो रही है यहाँ से। किससे? कालीबंगा से प्राप्त हो रही। तो सड़कों वाला पे बेटर इस वाले टीले पे बता देता हूँ आपको, सुनना। कैसी सड़कें प्राप्त हो रही हैं? कि समकोण पर काटती हुई क्या प्राप्त हो रही है मुझे? सड़कें प्राप्त हो रही। देखना, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर समकोण पर काटती सड़कें। ठीक है ना। अगर आपसे मैं बात करूं साहब, मुझे क्या है कि जो जो सुरक्षा दीवार प्राप्त हो रही है, ये पश्चिमी टीले को और पूर्वी टीले को जो सुरक्षा दीवार प्राप्त हुई है, अगर इस सुरक्षा दीवार की मैं बात करूं तो ये कैसी ईंटों से प्राप्त हुई? साहब पक्की ईंटों से प्राप्त हुई है। कि पक्की ईंटें कैसी है? कि सब धूप में सुखाई हुई ईंटें हैं ये। कौन सी है? धूप में सुखाई हुई क्या है? ईंटें। तो धूप में सुखाई ईंटें को क्या कहता हूँ? सब पकी हुई है थोड़ी बहुत। वैसे तो क्या कच्ची ईंटें ही है, लेकिन क्या धूप में सुखाने से क्या थोड़ी सी पक गई है। ठीक है ना। अगर इन ईंटों के अनुपात की बात करूं, अगर मैं ईंटों के अनुपात की बात करूं, तो जो ईंटें हैं वो ईंटें कैसी हैं? कैसा? 3:2:1 क्या है? ईंटें। यानी कि 3 मीटर तो लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, या फिर 1 फुट क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो बात करूं कि साहब ईंटें कैसी है? कि साहब ईंटें पक्की है, पक्की ईंटें हैं। और ईंटों का अनुपात कैसा है? 3:, ईंटों का अनुपात कैसा है मेरे पास? ईंटों का अनुपात है मेरे पास 3:2:1। कैसा अनुपात है?
3:2:1। 3:2:1 में कैसा भी सुरक्षा दीवार की जो ईंटें है ना, ये वाली जो सुरक्षा दीवार अपन यूज में ले रहे हैं, इस सुरक्षा दीवार के अंदर कैसी पक्की ईंटें हैं और कैसी के 3:2:1। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं आगे किसकी बात कर रहा था, आप सड़कें मिली और कैसी मिली, कैसा समकोण पर काटी हुई क्या सड़कें प्राप्त होती। अगर सड़कों के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो मुख्य सड़क है, वैसे तो यहाँ सड़कें प्राप्त हुई है कैसी साहब कच्ची, लेकिन मुख्य सड़क को पक्का करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। इनसे किया गया था, ईंटों से प्रयास किया गया। देखना अगली बात मैं करूंगा, मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास किससे के साथ, ईंटों। किससे किया गया, ईंटों। मुख्य सड़क को क्या पक्का करने का प्रयास किया गया, किससे के साथ, ईंटों से किया गया। आगे मैं बात करूं आपसे, ये जो मुख्य सड़कें थी, इन मुख्य सड़कें चलती थी उत्तर से और दक्षिण की ओर चलती थी। मुख्य सड़क कहां से चल रही है, उत्तर से और दक्षिण की ओर का क्या रहता था, क्रम रहता था मुख्य सड़क का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मकान हमें प्राप्त हो रहे हैं किसी के विकसित कालीबंगा से, उन मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खोलकर गलियों में खोलते थे। किस पर खोलते थे, गलियों में खोलते थे। कैसे खोलते थे, सुनना। इस मुख्य सड़क से अंदर की ओर क्या निकलती थी, गलियां निकलती। इस मुख्य सड़क से अंदर की ओर क्या निकल रही है, सब गलियां निकलती। मुख्य सड़क से अंदर की ओर क्या निकल रही है, गलियां निकल रही है। इन गलियों में क्या कर रहे हैं कि साहब, इन गलियों के अंदर, इनके अंदर क्या है, ये मकान है। और इन मकानों के दरवाजे किन में खुल रहे थे, गलियों में। मकानों के दरवाजे कहां खुलते थे, गलियों में खुलते थे। तो आगे बात करूंगा, सुनना। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर, गलियों में खुलते थे। गलियों में क्या रहते हैं, गलियों में क्या है, ये जो मकानों के दरवाजे किस पर, मुख्य सड़क पर ना खुलकर किस में खुल रहे हैं, कि गलियों में खुलते थे। आगे मैं आपसे बात करूं, इन मकानों के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि मकान बनाए कैसे जाते थे। यहाँ पर कि मकान बनाने के लिए इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का क्या किया जाता, उपयोग किया जाता। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का मतलब है कि ईंटों, जैसे दो ईंटें हैं और उन दो ईंटों के ऊपर एक ईंट रखती, यानी कि जॉइंट के ऊपर जॉइंट ही नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से किसका के साथ ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, किनमें, कि मकानों को बनाने में। तो आगे सुनना, मकानों के निर्माण में इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का उपयोग, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का क्या किया जा रहा है, क्या उपयोग किया जा रहा है, किसके अंदर, के मकानों को बनाने में। उपयोग इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। अब इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या है समझना। जैसे कि मेरे पास एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, तो उसके ऊपर कैसे आएगी साहब, नई ईंट आएगी, नई ईंट आएगी, नई ईंट आएगी, नई ईंट आएगी। आगे बात करूँ तो आगे एक ईंट आ जाएगी, नई ईंट आएगी। इस तरीके से क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का किया जा रहा था, उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए मकानों के निर्माण के लिए, इसके लिए जा रहा है मकानों के निर्माण। अगर यहाँ ईंटों के अनुपात की मैं बात करूं
तो ईंटों का अनुपात यहाँ तक था कि ईंटों का अनुपात था यहाँ, ईंटों का अनुपात था यहाँ 4:2:1। इस तरह का अनुपात में ईंटें लिखी हुई में कि 4:2:1 में कौन सी के साथ ईंटें उपयोग में ली जाती। आगे मैं आपसे बात करूं कि सर ये मकान थे कैसे, मकान किस प्रकार से बनाए गए थे, मकान कितने मंजिला थे। तो सुनना, देखो यहां जो मकान मुझे प्राप्त हो रहे हैं, यहां पर जो मुझे मकान प्राप्त हुए वो मकान कैसे हैं, कैसा मकान है। यहां पर मकान, मकान एक मंजिला, मकान एक मंजिला व 2 मंजिला। मकान कैसे हैं, यहाँ एक मंजिला है और कैसे कि 2 मंजिला, एक मंजिल व 2 मंजिला। एक मंजिला और 2 मंजिला कैसे, कैसा मकान प्राप्त हो रहे हैं, किससे, कि कालीबंगा सभ्यता से। किससे प्राप्त हो रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता से एक मंजिला और 2 मंजिला मकान कैसे प्राप्त हो रहे हैं। अगर मकानों की आगे बात करूं कि मकानों के अंदर दरवाजे कैसे थे, कि दरवाजों का उपयोग किया कैसे, एक पल्ले के किवाड़ थे जिनका उपयोग करते थे किसमें, मकानों के। तो आगे मैं बात करूं इन मकानों में एक पल्ला के, एक पल्ला के दरवाजों का उपयोग एक पल्ला के दरवाजों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है किनमें, इन मकानों पे। सुनना, इन मकानों में मुझे प्राप्त क्या क्या हो रहा है, कि मकानों के अंदर से मुझे क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि सब कमरे प्राप्त हो रहे हैं, हॉल प्राप्त हो रहा है, रसोई प्राप्त हो रही है, स्नानागार प्राप्त हो रही है। सुनना, ये तो क्या बीच का तो क्या बना दिया मैंने, हॉल बना दिया, इधर क्या बना दिया साहब, एक कमरा ये हो गया इसका, एक कमरा ये हो गया, यहाँ इनकी रसोई हो गई, ठीक है ना, यहाँ एक कमरा हो गया, ये स्नानागार, ठीक है ना। तो मकानों में मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, कि मकानों में प्राप्त हो रहे हैं मुझे क्या, सुनना, एक तो क्या प्राप्त हो रही है कि रसोई प्लस स्नानागार, क्या प्राप्त हो गया, स्नानागार प्लस कमरे प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, एक कमरे के अलावा प्राप्त हो रहा है मुझे हॉल, या जिसको कह सकता हूं मैं क्या, चौक। क्या प्राप्त हो रहा है, चौक प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इन मकानों की सबसे अच्छी खासियत थी कि इन मकानों के अंदर सबसे बड़ी बात निजता का ध्यान रखा हुआ, इसका ध्यान रखा हुआ है, निजता का ध्यान रखा हुआ। कैसे, इन मकानों के अंदर मुझे खिड़कियां प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए प्राप्त हो रहे हैं मुझे क्या, यहाँ से कैसा रोशनदान प्राप्त हो रहे हैं। खिड़कियां प्राप्त तो नहीं हुई है बट लेकिन क्या प्राप्त हो रहे हैं, रोशनदान प्राप्त हो रहे हैं। खिड़कियां इन लोगों ने यूं नहीं लगाई, कि खिड़की इसलिए नहीं लगाई है कि अगर कोई गली के बाहर से जा रहा हो, गली के बाहर से अगर कोई खिड़की में से झांक के देखे तो वो देख नहीं सके, तो उसे पता नहीं लग पाएगा मकान क्या चल रहा है। दूसरी बात निजता की इसलिए कह रहा हूं कि इन उनके मकानों के जो दरवाजे, मेन गेट प्राप्त हुआ है, वो मेन गेट प्राप्त हुआ है कहाँ के, एक कमरे के अंदर से खुल रहा है, ना कि चौक के अंदर से खुल रहा है। समझना, देखो जैसे कि इन्होंने अपना जो मेन गेट बनाया साहब यहाँ, कहाँ बना दिया, यहाँ। और इस वाले जो मेन गेट यहाँ इस कमरे के अंदर से निकाला, तो यहाँ क्या रख दिया इन्होंने साहब, एक तो कुआं रख दिया, ठीक है ना। और यहाँ क्या है कि साहब इनका स्नानागार, क्या है, स्नानागार। अगर कोई व्यक्ति
किसी गली से किसी मकान में जाना चाहता है तो जाएगा कहाँ, कि पहले जाए इस कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर जाएगा तो क्या देखेगा, कुआं देखेगा। उसको अंदर के पूरे मकान के बारे में पता नहीं लग पाएगा मकान के अंदर क्या है क्या नहीं। क्यों, देखो वो जब जाएगा कहाँ, हॉल के अंदर, कहाँ जाएगा, चौक के अंदर जाएगा, तभी तो उसको पता लगेगा कि मकान में क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या रसोई है, कमरा है, हॉल है, कैसे। क्योंकि सुनना, क्योंकि ये दो कमरे थे, इन कमरों के दरवाजे खुलते थे कहाँ, इन रसोई में, चाहे सॉरी इस हॉल के अंदर, इस हॉल के अंदर, हॉल के अंदर खोल रहे हैं, किसके अंदर खोल रहे हैं, हॉल के अंदर खोल रहे हैं। कमरे का दरवाजा भी हॉल के अंदर खोल रहा है, रसोई का दरवाजे हॉल के अंदर खोल रहा है, जीना का दरवाजा भी हॉल के अंदर खोल रहा है, स्नानागार का दरवाजा भी कहाँ खोल रहा है, हॉल के अंदर खोल रहा है। तो ये क्या करते थे, सब देखो इनके मकानों में क्या नहीं मिली हमें, कि खिड़कियां प्राप्त नहीं हुई है मकानों में, मकानों में खिड़कियां नहीं, मकानों में खिड़कियां नहीं, जबकि रोशन दान प्राप्त हुए। रोशनदान क्या हुए, यहां से प्राप्त हुए, ठीक है ना। इन मकानों के अंदर सबसे बड़ी क्या चीज थी, कि सब निजता का ध्यान रखा गया है, किसका, निजता का ध्यान रखा गया। इनके अंदर, इन मकानों के अंदर किसका ध्यान रखा जा रहा है, सब निजता का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी किसकी, तो सुनना, खिड़कियां नहीं है, ठीक है ना, स्नानागार में क्या क्या कर रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति घुसा इस कमरे से कमरे घुसा, इस कमरे में पहुंचा, लेकिन इस कमरे से घुसने से बाद उसको पता नहीं लगा कि मकान के अंदर है क्या है क्या नहीं। जब उस हॉल के अंदर जाएगा तभी तो पता लगा पाएगा कि साहब यहाँ पर कमरा है, यहाँ रसोई है, यहाँ स्नानागार है, यहाँ स्टोर है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने किसका ध्यान रखा, कि सब निजता का ध्यान, इसका ध्यान रखा है, निजता का ध्यान। ये तो था क्या कि विकसित कालीबंगा के अंदर जो लोग ये रहते थे, इनका नगर नियोजन क्या था, ये नगर नियोजन। अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो सुनना, सुनो, ये लोग क्या करते थे कि सब समाधान जैसी प्रक्रिया इनकी, यानी कि मृत व्यक्ति को करते क्या थे, मृत व्यक्ति का किस तरीके से उनका अंत्येष्टि करते थे, कैसे उनका समाधान था, वो बात सुनो। देखो अगली बात आ रही है मेरे पास किसकी, समाधान के। कालीबंगा के सभ्यता के जो लोग थे उनका समाधान किस प्रकार का था, तो इनका जो समाधान था वो समाधान था कैसा, एक तो था क्या, पूर्ण समाधान, एक कैसा था, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। एक समाधान था कैसा, इनका दाह संस्कार, और ये दाह संस्कार तो आज भी क्या है, प्रचलन के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है दाह संस्कार के, ठीक है ना। अगर मैं समाधान की अगर आपसे बात कर रहा हूं तो समाधान कालीबंगा के अंदर मिला खान साप गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में, कैसे इस समाधान की क्या मिली हमें, साक्ष्य प्राप्त हो। तो कहां प्राप्त हो रहा है समाधान, सुनना, गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में प्राप्त, क्या इस समाधान के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य, वो भी कहां प्राप्त हो रहे हैं कि साहब दक्षिण पश्चिम जो एरिया कालीबंगा का, जहां कौन सा के साहब मैंने बताया था आपको, क्या ना? ये वाला जो बताया मैंने कौन सा, गढ़ी, और इसके दक्षिण पश्चिम वाले भाग में कौन है, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में क्या थे, समाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, किसके प्राप्त हो रहे हैं, कि समाधान के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो, कि साहब जो समाधान मुझे से प्राप्त हो रहा है
इस समाधान के अंदर मैं बात करूं तो पूर्ण समाधान, तो पूर्ण समाधान का मतलब है यानी कोई मृत व्यक्ति को जैसे ही वो मर चुका है उसको मरने के बाद क्या उसको किसी भी कब्र के अंदर क्या गाड़ दे देते और उसके साथ उसकी मनपसंद सामग्रियों क्या उसके साथ दफना दिया जाता। आंशिक समाधान का मतलब है, आंशिक समाधान का मतलब है कि जैसे कोई मृत व्यक्ति है और वो मर चुका है, पहले तो क्या था कि उसको खुले में छोड़ दिया करते थे। खुले में छोड़ने के बाद क्या होता है कि किसी जानवर को खाना है, उस जानवर को खाने के लिए छोड़ दिया, उस जानवर ने खा लिया उसको, या फिर किसी और जानवर ने, जितने भी जानवर खाना उसको खा लिया, और खाने के बाद जितना उसका शेष भाग बच जाता था थोड़ा बहुत, उसको क्या करते थे कि कब्रों में क्या दफना देते। और दाह संस्कार का तो मतलब है तो उसको अग्नि को समर्पित कर देते। किसको? अग्नि को समर्पित कर देते। ये था क्या इनका समाधान की क्या प्रक्रिया थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब समाधान की प्रक्रिया तो ये थी, लेकिन कालीबंगा से समाधान की ऐसी कितनी खबरें हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है जिनके अनुसार हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर समाधान इस प्रकार का था। तो सुनो कि इससे हमें क्या प्राप्त हुई है कि साहब 37 खबरें प्राप्त हुई। कितनी खबरें प्राप्त हुई हैं कि साहब 37 खबरें प्राप्त हुई हैं मुझे। 37 खबरें प्राप्त, 37 खबरें क्या हो रही है मुझे यहाँ से प्राप्त। अब समाधान था कैसा, कैसी खबरें प्राप्त हुई है हमें यहाँ से? तो एक तो प्राप्त हुई है कैसी, अंडाकार, एक आयताकार और एक कैसी गोलाकार। अंडाकार, आयताकार और गोलाकार क्या प्राप्त हो रही है, खबरें प्राप्त हो रही है। और वो कितनी है कि साहब 37 खबरें। तो सुनना यहाँ से खबरें कितनी प्राप्त हो रही है। यहाँ से मुझे खबरें प्राप्त हो रही है साहब यहाँ से खबरें प्राप्त हो रही है। एक खबर तो प्राप्त हो रही है कैसी मुझे यहाँ से, कैसा अंडाकार कब प्राप्त हो रही है, कैसी है अंडाकार कब्र। कैसी कब्र है, अंडाकार है। एक कैसी है मुझे बात, क्या आयताकार कब्र। आयताकार कैसी है, एक कब्र है। एक कैसी है के साथ, एक प्राप्त हुई मुझे गोलाकार। कैसी कब प्राप्त हुई है, तो गोलाकार। गोलाकार क्या है कि यहां से मुझे क्या प्राप्त हो रही है, सब गोलाकार क्या होगी, कब्र प्राप्त होगी। अंडाकार अगर कब्र की मैं बात करूं कि अंडाकार कब्र कितने प्राप्त हुई, अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है मुझे यहाँ से कितनी, 15 कब्रें की ऐसी है कि साहब अंडाकार कब्रें हैं। कितनी कब्रें के साहब, 15 कब्रें। और 15 कब्रें कैसी है कि साहब अंडाकार। आयताकार कब्रों की आपसे बात करूं तो आयताकार कब्रें कैसी है, आयताकार कब्रें सब 5 कब्रें। कितनी कब्रें, 5 कब्रें कैसी है कि आयताकार। कि गोलाकार कब्रों की आपसे बात करूं कि गोलाकार कब्रें कितनी है, कि गोलाकार कब्रें सब 17 कब्रें हैं। कितनी कब्रें, कि 17 कब्रें क्या प्राप्त हो रही है कि गोलाकार। कितनी कब्रें, 17 कब्रें कैसी हैं कि सब गोलाकार कब्रें। तो अगर मैं अंडाकार कब्रों की आपसे बात करूं तो अंडाकार कब्रों से प्राप्त क्या हुआ है, कि अंडाकार कब्रों से प्राप्त हो रहा है क्या, एक तो कंकाल क्या प्राप्त हुआ, कंकाल प्लस सामग्री प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, सामग्री प्राप्त। आयताकार कब्रों की अगर आपसे बात करूं तो आयताकार कब्रों से मुझे सिर्फ ओनली 4 क्या मिल रही है, अगर आप सामग्री प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, सामग्री प्राप्त। गोलाकार कब्रों की आपसे बात करूं तो गोलाकार कब्रों से भी क्या प्राप्त हो रही है मुझे, सामग्री प्राप्त। क्या प्राप्त हो रही है, सामग्री प्राप्त। अगर मैं आयताकार कब्रें और गोल कब्रों की बात करूं जो हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार अगर कहता हूं तो यहां से किसके के साथ प्रतीकात्मक, किसके प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य, क्योंकि यहां से मुझे कंकाल तो मिल ही नहीं रहे, ओनली 4 क्या मिल रही है, सामग्री प्राप्त हो रही है। तो इसलिए क्या कह रहा हूं कि साहब यहां से मुझे प्राप्त क्या हुआ कि साहब प्रतीकात्मक समाधान के क्या प्राप्त हो रहे हैं,
के साक्ष्य प्राप्त हो रहे। ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करूं कि साहब कब्रों के अंदर मृतकों को कैसे किस दशा के अंदर लिटाया जाता था, तो सुनना, जब जो मृतक थे किसके अंदर, इन कब्रों के अंदर जिन मृतकों को लिटाया जाता था वो मृतक कैसे थे कि साहब इन कब्रों के अंदर मृतकों को, जैसे कि मृत व्यक्ति है और मृत व्यक्ति को लिटाया जा रहा है, तो मृत व्यक्ति का सिर तो होता था किसके साथ, नॉर्थ के साथ, और पैर होते थे हमारे किसके साथ, साउथ के साथ। के साथ किसके बल लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता था। किसके बल, पीठ के बल। पीठ के बल क्या लिटाया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कहां से, कि साहब इन कब्रों से, इनमें इन कब्रों की बात कर रहे, यहां से एक अपवाद स्वरूप एक कब्र से एक कंकाल प्राप्त हुआ है। यहां से अपवाद स्वरूप एक कब्र से एक कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या है कि जिसका सर तो कहां था, के साथ सर तो था उसकी साउथ की साइड, किसकी साइड था, और पैर किसके साइड थे, नॉर्थ की साइड। और लिटाया कैसे गया था साहब, लिटाया गया था इसको किसके, पेट के बल। पेट के बल कैसे इसको लिटाया गया, कैसे लिटाया गया इसको, पेट के बल। ये क्या था हमारे पास, अपवाद। क्या था ये, क्या प्राप्त हुआ, अपवाद स्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। ये क्या थी कि यहाँ साहब जो शवों को दफनाने की क्या थी, जो प्रक्रिया थी वो इस प्रकार से, यानी कि पूर्ण समाधिकरण था, समाधिकरण था, दाह संस्कार था। ठीक है ना। अंडाकार आयताकार क्या थी, गोल कब्रें थी। उन कब्रों के अंदर 15 कब्रें अंडाकार, 5 कब्रें आयताकार, गोल कब्रें कितनी, 17 कब्रें थी। अंडाकार कब्रों से क्या प्राप्त, कंकाल सामग्री प्राप्त हो रही, लेकिन दोनों से क्या प्राप्त हो रही, सामग्री प्राप्त हो रही। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि सब प्रतीकात्मक समाधान, क्या कहते हैं, साक्ष्य। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि साहब समाधान के अंदर मृत व्यक्ति को, सर को कहां रखा जाता था, सब नॉर्थ की साइड, किस पैर को साउथ की साइड। किसके बल लेटाया गया, पीठ के बल लेटाया गया। अपवाद स्वरूप मिला, तो अपवाद स्वरूप में क्या था कि सर किसकी तरफ था, साउथ की साइड, पैर कहां थे, नॉर्थ की साइड। लेटाया कैसे गया था, पेट के बल लेटाया गया। ये क्या था, मेरे अपवाद स्वरूप था। आगे मैं बात करूं कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सुनो, यहां से अगर मैं साक्ष्यों की और आपसे बात करूं, तो साक्ष्यों के अंदर मुझे और भी चीजें प्राप्त हो रही है। कि और क्या प्राप्त हो रहा है, और हम प्राप्त हो रहा है, मुझे देखो, एक कंकाल, एक जला हुआ कंकाल प्राप्त हुआ है। एक जला हुआ कंकाल प्राप्त, ये क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से जला हुआ कंकाल क्या प्राप्त हुआ। एक जला हुआ कंकाल यहां से मुझे क्या है, कालीबंगा से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा मुझे यहां से प्राप्त क्या हुआ है कि एक विखंडित, कैसा, एक विखंडित कंकाल भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे। यानी कि कुछ अंग उसके मौजूद नहीं थे, या फिर कुछ हड्डियां उसकी मौजूद नहीं थी, जिसके क्या करा सब विखंडित कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अगली बात करो, एक विखंडित कंकाल प्राप्त हुआ। एक विखंडित कंकाल प्राप्त, एक विखंडित कंकाल क्या प्राप्त हुआ है, यहां से प्राप्त हुआ। अगर मैं यहां से और बात करूं आपसे कि यहां से मुझे एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि साहब उस खोपड़ी के अंदर सबसे बड़ी बात के 6 छेद प्राप्त हुए। कितने छेद प्राप्त हुए, 6 छेद प्राप्त हुए। इससे अनुमान लगाया कि ये लोग क्या करते, शल्य चिकित्सा करते थे। सुनना मेरी बात, यहां से शल्य चिकित्सा के, किसके,
शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त, शल्य चिकित्सा के क्या है मेरे पास, साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से, यहां से शल्य चिकित्सा क्या हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि साहब शल्य चिकित्सा है, कि शल्य चिकित्सा ऐसे साहब एक खोपड़ी प्राप्त हुई, मुझे क्या प्राप्त हो रही है, एक खोपड़ी प्राप्त हो रही है, और इस खोपड़ी से कितने, एक खोपड़ी प्राप्त, क्या प्राप्त हो रही है, एक खोपड़ी क्या हुई है, प्राप्त, और इस खोपड़ी से कितने के साथ 6 छिद्र प्राप्त हुए। कितने छिद्र थे, 6 छिद्र। ये 6 छिद्र धीरे धीरे भरने लगे, यानी कि इस व्यक्ति को जहां से हमें या फिर जिस खोपड़ी से हमें 6 छिद्र मिले, इससे अनुमान लगाया गया कि इस खोपड़ी में क्या भर गया था, सब जल भर गया हो गया, पानी भर गया, जिसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से क्या निकालने का प्रयास किया गया। ये कुछ टाइम तक तो जीवित रहा, जिससे क्या कि छिद्र कुछ तो भर गए, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी क्या हो गई होगी, मृत्यु हुई होगी। कुछ टाइम बाद क्या हुई होगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो इस कारण हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शल्य चिकित्सा की क्या प्राप्त हो, साक्ष्य प्राप्त हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे आगे और बात करूं कि और क्या प्राप्त होगा, कि एक एक कब्र से मुझे तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। यहां अगली बात करूं, एक कब्र से तांबे का दर्पण प्राप्त, एक कब्र से क्या प्राप्त हो रहा है मुझे, यहां से तांबे का दर्पण प्राप्त हो, ठीक है ना। और अन्य साक्ष्यों की मैं यहां से बात करूं तो सुनना कि और साक्ष्यों में मुझे यहां से कालीबंगा से प्राप्त क्या हो रहा है, कि यहां से सुनियोजित नाली व्यवस्था तो नहीं मिल रही है मुझे, यहाँ क्या नहीं मिल रही है, सुनियोजित नाली व्यवस्था तो नहीं मिली, लेकिन लकड़ी की नालियां मुझे कहां से प्राप्त हो रही है, लकड़ी की नालियां मुझे यहां से क्या प्राप्त हो रही है, सुनना। सुनियोजित नाली व्यवस्था तो नहीं, लेकिन लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई, लकड़ी की नालियां प्राप्त कहां से, साहब कालीबंगा, कहां से प्राप्त हो रही है, कालीबंगा से प्राप्त हो, ठीक है ना। अगर मैं और अगर साक्ष्यों के अंदर बात करूं कालीबंगा से और क्या प्राप्त हो, कैसा उस तरह के साक्ष्य मिले यहाँ, उस तरह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो, उस तरह के साक्ष्य, कि उस तरह के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वहां से कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं और बात करूं कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुआ है, कि कालीबंगा से मुझे बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हो रही है, तो सब बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर के, बेलनाकार मोहर के क्या है, कि साक्ष्य प्राप्त हुए, बेलनाकार मोहर के क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे। आगे मैं बात करूं आपसे कि और क्या मिल रहा है, कि यहां से मुझे तांबे के प्रसव की मूर्ति प्राप्त हो, किसके, तांबे के प्रसव की क्या मूर्ति प्राप्त होगी, तो क्या मिल गया यहाँ, तांबे के प्रसव के साक्ष्य, तांबे के किसके, प्रसव के साक्ष्य मिल रहे हैं, कहां से मुझे, कि सब कालीबंगा से प्राप्त हो, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं कालीबंगा से तो सुनना, कालीबंगा से और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कि कालीबंगा से मुझे पशु की एक मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है,
और जो मृण मूर्ति मुझे प्राप्त हुई है उसके बारे में बीबी लाल जी ने बताया कि साहब इसके साहब घोड़े की मृण मूर्ति है, घोड़े की मृण। तो अगला क्या प्राप्त हो रहा है कि पशु की मृण मूर्ति, पशु की मृण मूर्ति प्राप्त, पशु की क्या प्राप्त हुई है, मृण मूर्ति के साक्ष्य, पशु की किसकी, मृण मूर्ति के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और ये मृण मूर्ति है, इस मृण मूर्ति को किसने के साथ, बीबी लाल ने किसकी बताया, कैसा घोड़े की बताया, बीबी लाल ने, बीबी लाल ने इसे किसकी के साथ घोड़े की बताया है। घोड़े की मृण मूर्ति बताया, मृण मूर्ति बताया, ठीक है ना। अगर अगली बात करूं कि साक्ष्यों में और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से गौर सुनना कि मुझे जो यहां से प्राप्त हो रहा है, एक टेराकोटा का क्या प्राप्त हो रहा है, पैमाना प्राप्त हो रहा है। ये पैमाना क्या कहता है कि साहब माप के लिए क्या यूज में लिया जाता होगा, किसके लिए यूज में जाता होगा, माप के लिए यूज में लिया जाता होगा। तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है कि साहब टेराकोटा का पैमाना, टेराकोटा का पैमाना प्राप्त हुआ। टेराकोटा का पैमाना क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, कहां से, कैसा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब कालीबंगा के संदर्भ में आपसे और बात करूं तो कालीबंगा के संदर्भ में डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने इस कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा साम्राज्य, सिंधु घाटी साम्राज्य क्या बताया कि सब तीसरी राजधानी बताया। स्टुअर्ट पिंग, इससे पहले क्या स्टुअर्ट पिंगल है, स्टुअर्ट पिंगल क्या दो राजधानी बताते हैं किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जबकि दशरथ नाथ शर्मा कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की कौन सी तीसरी राजधानी बताते हैं। तो आगे बात करेंगे। कमला नंद घोष कौन है हमारे, कमलानंद घोष, कालीबंगा को, कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की, हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी बताते हैं। तीसरी क्या राजधानी बताते हैं, कि कौन बता रहा है साहब, कमलानंद घोष बता रहे हैं। अगर कालीबंगा के संदर्भ में आपसे बात करूं कि साहब कालीबंगा की जो सभ्यता है, उस सभ्यता का पतन हुआ कैसे, कि कैसे इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई, तो इस संदर्भ में भी कौन से अमलानंद घोष, और अमलानंद घोष ये कह रहे हैं कि साहब जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता में क्या वर्धित सुस्तता आ गई होगी, क्या होगी, वर्धित सुस्तता आ गई होगी। तो उसके कारण क्या हुआ कि साहब कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। एक व्यक्ति और आ रहे हैं मेरे पास, कौन से, जॉर्ज ऑफ डेल्स, और जॉर्ज ऑफ डेल्स कह रहे हैं कि साहब कौन सी के घग्गर नदी की मार्ग परिवर्तन करने के कारण क्या कि कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई, कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई। तो समझना कि कालीबंगा का पतन, कालीबंगा का पतन, और कालीबंगा के पतन में हमारे पास पहले व्यक्ति आ रहे हैं कौन, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष।
और अमलानंद घोष ये कह रहे हैं कि साहब वर्धित सुस्तता आ गई होगी, जिसके कारण क्या है, कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई। वर्धित सुस्तता के कारण, वर्धित सुस्तता के कारण कालीबंगा नष्ट। कालीबंगा सभ्यता नष्ट। अगले व्यक्ति आ रहे हैं मेरे पास, कौन से, जॉर्ज ऑफ डेल्स। जॉर्ज ऑफ डेल्स। और जॉर्ज ऑफ डेल्स ये कह रहे हैं कि साहब जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी की मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है, कालीबंगा सभ्यता नष्ट हुई। घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, मार्ग परिवर्तन के कारण कालीबंगा सभ्यता नष्ट। ठीक है ना। अगर कालीबंगा के संदर्भ में आपसे बात करोगे, सब कालीबंगा का सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो सबसे पहले अगर कालीबंगा के संबंध के कालीबंगा के टाइम पीरियड के बारे में बात करूं कि कालीबंगा का समय कब का था, तो 3250 से 1750 बीसी के आसपास कुछ था कि कालीबंगा सभ्यता का क्या मानते हैं, टाइम पीरियड मानते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर कालीबंगा सभ्यता फली फूली होगी, कालीबंगा सभ्यता फली फूली थी। लेकिन इस टाइम पीरियड को किस चीज से हम डिफाइन करते हैं कि कार्बन डेटिस 14, कौन सा, कार्बन डेटिस विधि जिसको बोलते हैं C14, इसके अनुसार कह रहे हैं कि 3250 से 1750 बीसी के आसपास कौन सी, कालीबंगा सभ्यता रही। ठीक है ना। तो इसका समय, कालीबंगा का समय कालीबंगा का समय, तो कालीबंगा के समय में अगर समय की बात करूं तो कालीबंगा के समय में कौन सी है, कार्बन डेटिंग पद्धति या कौन सी C14 के अनुसार इसको मैंने कपाटा के साथ 3250 बीसी से 1750 बीसी तक कौन सी सभ्यता रही है मेरे पास, क्या साफ कालीबंगा सभ्यता कौन सी रहेगी मेरे पास, कालीबंगा सभ्यता मेरे पास क्या है, रह रही है। और ये क्यों कह रहा है कि कार्बन डेटिस 14 विधि कह रही है, कौन सी विधि कह रही है, कार्बन डेटिस 14 विधि कह रही है कि सभ्यता कब से कब तक रही है मेरे पास, 3250 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ठीक है ना। ये क्या था, कालीबंगा के संदर्भ में विकसित नगरीय सभ्यता, उसके पतन के संदर्भ में उसका समाधान क्या था, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस। ठीक है ना। अरे इसी के संदर्भ में आगे बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो हमारे इस सेगमेंट से जुड़े हैं या फिर हमारे संस्थान से जुड़े हैं, वो क्या करें कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।